हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इस चैप्टर में विद्युत विभव और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन कर चुके हैं। विद्युत विभव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, और विद्युत विभव के जो अनुप्रयोग है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी गोले के कारण विद्युत विभव कितना है, चालक गोले और अचालक गोले के कारण अलग अलग हमने विद्युत विभव के मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर निकाले हुए हैं। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब स्थिति ऊर्जा क्या होती है? कोई भी आवेश जो होगा उसको किसी स्थान से किसी क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा कि यहां पर मान लीजिए एक P1 बिंदु है। कौन सा बिंदु है? P1 बिंदु है। और इस P1 बिंदु के इर्द गिर्द कहीं पर कोई भी आवेश स्थित नहीं है। P1 बिंदु के इर्द गिर्द कहीं पर कोई भी आवेश स्थित नहीं है, या ये कह सकते हैं कि P1 बिंदु पर यदि हम कोई आवेश लेके आएंगे तो वो बल का अनुभव नहीं करेगा। सबसे पहले हम Q1 आवेश यहाँ पर लेके आते हैं। कौन सा आवेश लेके आते हैं? Q1 आवेश यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये Q1 आवेश जो है वो किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अन्य आवेश उपस्थित नहीं है। बल कब लगता है? बल तब लगता है जब कोई अन्य आवेश उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी अन्य आवेश उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि Q1 जो है उस पर किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं कि Q1 पर बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उसको हम W1 कह रहे हैं, वो कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि P1 बिंदु है, उस P1 बिंदु के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आवेश स्थित नहीं है। जब कोई भी आवेश स्थित नहीं होता है तो कोई भी हम इस बिंदु पर कोई भी आवेश ले आए, उस आवेश पर किसी भी प्रकार का बल अनुभव नहीं किया जाएगा, और जब बल अनुभव नहीं किया जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा? जीरो होगा। तो हमने कह दिया कि Q1 पर बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या है? जीरो है। अब हम क्या करते हैं? अब नेक्स्ट हम एक और आवेश को लेके आते हैं। उस आवेश का नाम है Q2। तो वो Q2 आवेश हम यहां पर ले आए। P2 बिंदु मान लीजिए कह दिया हमने, ठीक है, और Q2 आवेश को हम यहां पर ले आए। अब क्या होगा? अब ये जो Q1 आवेश पहले से मौजूद था, ये Q1 आवेश क्या है? पहले से मौजूद है। तो इस Q1 आवेश के कारण Q2 पर एक बल लगेगा। ये किस प्रकार से हम इसको एक नॉर्मल एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं कि एक कक्षा के अंदर सबसे पहले एक स्टूडेंट आता है, ठीक है, वहां पर अन्य कोई भी स्टूडेंट उपस्थित नहीं है, तो वो किसी को भी अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा स्टूडेंट आता है तो पहले वाला स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे स्टूडेंट को क्रिया या प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि पहला स्टूडेंट जो पहले से मौजूद है वो दूसरे स्टूडेंट पर के प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये हमारे पास Q2 आवेश है। इस Q2 आवेश पर ये Q1 आवेश जो है वो बल का अनुभव, ये Q2 आवेश जो Q1 के कारण जो क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा, यानी कि Q2 आवेश पर कार्य होगा। ठीक है, तो हम पहले ये देख लें कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R12 है। कितनी दूरी है? R12। तो अब हम कहेंगे कि Q1 के कारण P2 पर विभव, Q1 के कारण P2 पर विभव कितना होगा? विभव होगा V1 कह रहा हूं मैं, Q1 के कारण तो V1 कह रहा हूं, क्या आ जाएगा? KQ1 अपॉन में R12, KQ1 अपॉन में R12, ये Q1 के कारण P2 पर विभव। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
कि Q2 पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि Q1 पहले से मौजूद है तो Q1 इस पर बल लगाएगा, तो इसलिए Q2 पर बाह्यकर्ता द्वारा कार्य होगा। तो यहां हम लिखेंगे Q2 पर बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य, यानी कि Q1 जो है वो इस पे बल लगा रहा है Q2 पे, ठीक है। तो जब बल लगेगा तो कार्य भी होगा, इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा बल की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे W2 इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, इस P2 बिंदु पर विभव कितना है? V1 है, और इस P2 बिंदु पर आवेश कितना है? Q2 है। तो कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभव। तो विभव कितना है? V1 है, और आवेश कितना है? Q2 है। तो W2 इक्वल टू क्या आ गया? W2 आ गया हमारे पास KQ1 अपॉन में R12 और Q2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R12। यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं इस प्रकार से, पहला आवेश ये Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। सबसे पहले हम Q1 आवेश को लेके आते हैं, तो इस पर बाह्यकर्ता द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा। जबकि हम Q2 आवेश को लेके आते हैं तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य जो होगा वो कितना होगा? W2 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R12, क्योंकि P2 बिंदु पर Q1 के कारण जो विभव काम करेगा वो कितना होगा? KQ1 अपॉन में R12 होगा, ठीक है। तो ये जो किया गया कार्य है, इन दोनों आवेशों की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ये जो किया गया कार्य है, इन दोनों आवेशों की क्या कहलाएगी? स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्य होता है वो ही स्थिति ऊर्जा के तुल्य होगा। जो कार्य होगा वो किसके ऊर्जा होगा? स्थिति ऊर्जा के तुल्य होगा। तो यहाँ पर दोनों आवेश स्थिर हैं, तो इसलिए इस ऊर्जा को हमने क्या नाम दे दिया? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब नेक्स्ट एक और आवेश लेके आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं Q3 आवेश के बारे में। Q3 आवेश को हम P3 बिंदु तक लेके आते हैं, ठीक है। Q3 आवेश को कहां तक लेके आते हैं? P3 बिंदु आवेश तक लेके आते हैं। तो अब इस Q3 आवेश पर जो बल लगाने वाले कौन कौन से आवेश उपस्थित हैं? एक तो Q1 है और एक Q2 है। तो Q1 भी इस पे बल लगाएगा, Q2 भी इस पे बल लगाएगा। तो इसका मतलब Q3 पर जो कार्य होगा वो दो प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, एक तो Q1 के कारण लगने वाले फोर्स के कारण, और एक Q2 के कारण लगने वाले फोर्स के कारण, ठीक है। तो हम इसको ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है R13, और ये डिस्टेंस जो है वो R23 है, ठीक है। यहां पर R13 और R31 इक्विवेलेंट होंगे, R23 R32 भी इक्विवेलेंट होंगे, R12 और R21 भी इक्विवेलेंट होंगे परिमाण में, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा Q3 पर बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य W3। अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव और इनटू Q3। अब बात आती है कि विभव कहां पर? Q1 के कारण P3 पर विभव कितना है, और Q2 के कारण P3 पर विभव कितना है, और Q1 के कारण जो Q3 पर बल लग रहा है, तो Q3 को लाने में कार्य जो होगा वो Q1 के विरुद्ध होगा, इसी प्रकार Q2 के भी विरुद्ध होगा, ठीक है। तो यहां पर W3 क्या आएगा उसको अपने नोट कर लेते हैं। W3 हमारे पास क्या आएगा? W3 हमारे पास आएगा, देखिए इसके लिए हम वैल्यू लिखेंगे K Q1 अपॉन में Q1 के कारण विभव देखना ये वाली वैल्यू है, तो R13 प्लस
KQ2 अपॉन में Q2 के कारण देखना है तो ये बार डिस्टेंस आ जाएगी R23 इंटू में क्या है Q3 है। ठीक है, तो यहां पर W3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा KQ1 Q3 अपॉन में R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन में R23। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले ये कहा था कि Q1 आवेश को हम लेके आए, उस समय ना तो Q2 था ना Q3 था या कोई भी अन्य आवेश उपस्थित नहीं था, तो इसलिए Q1 पर किया गया कार्य 0 था, जिसको हमने कहा W1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके आए Q2 को, तो अब Q2 पर Q1 पहले से मौजूद था यहाँ पर, तो Q2 पर Q1 बल लगाने के लिए पहले से उपस्थित था, तो इसलिए बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य Q2 आवेश को लाने में या स्थापित करने में वो ये है KQ1 Q2 अपॉन में R12। नेक्स्ट इसके बाद है कि अब आप Q3 को लेके आ रहे हैं, अब Q3 को लेके आ रहे हैं तो Q3 पर दो प्रकार के आवेश कार्य कर रहे हैं, एक तो Q1 कर रहा है, एक Q2 कर रहा है। ये इसको अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे पास में आने का, तो उसके कारण बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य ये आ गया हमारे पास। तो अब अपने कहेंगे निकाय के कारण, निकाय कौन सा है, Q1 Q2 Q3 का। कुल कार्य W इक्वल टू, मैं कह रहा हूं W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 क्या कहा हमने, W1 कहा हमने 0, ठीक है, प्लस W2 ये है हमारे पास KQ1 Q2 अपॉन में R12 प्लस W3 क्या है, W3 ये हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, प्लस इधर लिख देता हूं मैं इसको KQ1 Q3 अपॉन में R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन में R23। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको हम एक साथ लिख देते हैं। वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखते हैं वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। वैल्यू जो है वो W इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन में R12 प्लस KQ1 Q3 अपॉन में R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन में R23। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो किया गया कार्य है ये निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि सारे आवेश जो है वो स्थिर है, तो इसको हम कह रहे हैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये तीन आवेश है तो हमने तीन के कारण कहा है। इसी प्रकार यदि हमारे पास n आवेश आ जाएं, n आवेश आ जाएं तो n आवेशों के कारण जो है वो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी उसको भी अपने जरा नोट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं n आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा ठीक है, n आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, समझ लेना एक तरीके से। मैं लिखता हूं यहां पर K/2। अब इसको भी मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझ लें, यहां पर पहले देख लें कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने ये लिखा है, अब ये कैसे आया इसको अपने समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास तीन ही n की जगह पर तीन ही आवेश है, तीन आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो मैं पहले I की वैल्यू 1 लिख रहा हूं। कितने लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, तो यहां पर 1 आ जाएगा। और J की वैल्यू 1 नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने लिखा हुआ है I डज नॉट इक्वल टू J। यदि I को आप 1 ले रहे हैं तो J को आप 1 नहीं ले सकते, J को 2 3 4 5 और ले सकते हैं। यदि J को 1 ले रहे हैं तो I को 1 नहीं ले सकते। तो इसका दिखाने का मतलब ये है कि दोनों एक जगह पर एक जैसे नहीं होंगे,
ठीक है, यानी कि ये देखिए जैसे Q1 और Q2 जो है उनके मध्य स्थिति ऊर्जा क्या है, Q1 और Q3 के मध्य स्थिति ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो यानी कि एक ही स्थान पर I और J के मान एक जैसे नहीं होंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं मान लो I की वैल्यू जो 1 ले रहा हूं, J की वैल्यू 2 ले रहा हूं, ऐसे लिखा मैंने। तो मैं लिखूंगा U इक्वल टू K/2 और यहां पर लिखा मैंने Q, ये इधर है Q1 Q2 अपॉन में R12, ये लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे सर इसमें तो K/2 आ ही नहीं रहा, तो यहां पर कैसे आ गया, 2 क्यों लगाया। आपने जब I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 लिखा है तो हमने यहां पर लिखा है कि I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, J की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो कहीं पर हमारे पास वैल्यू ये भी बनेगी कि J की वैल्यू 1 होगी और I की वैल्यू जो है J की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू 2 होगी। तो जब हम इस प्रकार से लिखेंगे, आप यदि ये कहो, ये तो पहला पार्ट इसके लिए है और सेकंड पार्ट इसके लिए लिख रहा हूं मैं, यदि मान लीजिए आप ये कहो कि J1 है और I2 है, तो क्या बनेगा, ये भी होगी ना वैल्यू। तो आपने कहा कि 1 से लेकर n तक है, तो J भी 1 से लेकर n तक है। तो एक जगह पर यदि I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो J की वैल्यू 1 भी होगी और I की वैल्यू 2 भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी आके जाके बनेगा। तो इसलिए यहां पर हम इसको लिखेंगे Q2 Q1 अपॉन में R21, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए ये जो है Q1 और Q2, ये Q2 Q1 है तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ये 1 2 है और ये 2 1 है। 1 2 और 2 1 मैंने आपको बताया था कि 1 2 और 2 1 परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हम मानेंगे, तो इसलिए यहां पर 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो K/2 इंटू 2 से मल्टीपल होके Q1 Q2 अपॉन में R12 हो जाएगा। अब आप कहो कि 1 2 से मल्टीपल कैसे हो गया, ये देखिए Q1 Q2 Q2 Q1, ये दोनों जो है वो 2 बार आ रहे हैं, प्लस का निशान है बीच में। R12 और R21 का जो परिमाण है वो R12 के बराबर ही होगा। तो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास K Q1 Q2 अपॉन में R12। ये तो हमने एक ही एग्जांपल लिया है। ऐसे चाहे आप जितने भी, आप मान लीजिए यहाँ पर I बराबर जो है 2 लिखोगे, J बराबर 3 लिखा, तो यहां पर हम बना सकते हैं। फिर आपके पास कहीं पर ये भी होगा कि J की वैल्यू जो है वो 2 आएगी और I की वैल्यू 3 आएगी। तो हर पॉइंट में जहां भी आप I की वैल्यू रखोगे वहां पर J की वैल्यू भी जो है वो आपको बदलनी पड़ेगी। जैसे I की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो कहीं पर J की वैल्यू भी 1 आएगी। जब J की वैल्यू 1 आएगी तो उसके साथ I का कॉम्बिनेशन जो है वो 2 बन जाएगा। J यहाँ पर 2 है तो पहले ये आ गया फिर ये आया। तो इस प्रकार से I और J की वैल्यू जब भी खोलेंगे हम, तो ये आपको 2 बार मिलेंगे। तो 2 उस 2 को काटने के लिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो n आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, U इक्वल टू K/2, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, J की वैल्यू 1 से लेकर n तक। I और J को कभी भी एक साथ एक जैसा नहीं रखना है, QI QJ अपॉन में RIJ। ठीक है, तो ये था आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा। इस पे बेस्ड अपने न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं, एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने, उस न्यूमेरिकल को करेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। पहले आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है कि चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करो। मान लीजिए कि Q जो है वो 1 × 10⁻⁻7 कूलाम है और A जो है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, डायग्राम आपको दिखाया गया है, हम इस डायग्राम को बोर्ड पे भी बना लेते हैं। यहां पर प्लस Q है और ये -4Q है
ये जो है +2q है, ये ए सेम है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। अब इसके कारण हमारे को क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। ये हमारे पास एक निकाय हो गया 3 आवेशों का, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू ए सी, या सी है, ठीक है। तो U इक्वल टू यू ए बी जो है वो के क्यू इंटू में कितना है -4q है, अपॉन में क्या आएगा ए आएगा, प्लस फार्मूला जो ये कहां से आया, हमारे पास फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन में R। Q1 जो है वो इसको मान रहे हैं और Q2 जो है वो इसको मान रहे हैं, और R जो है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। ऐसी नेक्स्ट इसमें चलेंगे, तो Q1 ये है, Q2 ये है, तो इसमें क्या आया के Q1 Q2 कितना है 2q, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है a। नेक्स्ट हम इन दोनों को लेके चलेंगे, के Q1 चाहे इसको मान लो q इंटू 2q अपॉन में a, ठीक है। तो यहां पर u इक्वल टू क्या आया, ये हमारे पास आ गया -4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a, प्लस ये भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस के 8 हो गया, 4 इंटू 2 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a, प्लस के 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस के 12 हो गए, और ये प्लस का 2 है, तो बचे कितने हमारे पास u इक्वल टू -10 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a। 4 और 8 माइनस के हैं, माइनस के 12 हुए, उसमें से प्लस के 2 माइनस हुए, तो माइनस के 10 के क्यू स्क्वायर अपॉन में a आ गया, ठीक है। अब हमारे पास q की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 इंटू 10 टू द पावर, q की वैल्यू जो है वो 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 मीटर है, a की वैल्यू जो वो कितनी दी हुई है 0.1 मीटर है, तो ये, और k की वैल्यू कितनी होती है, k की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये k की वैल्यू पढ़ी हुई है, इसमें हम पुट कर देंगे, u की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, ठीक है। u की वैल्यू किस में आएगी माइनस में आएगी, ठीक। तो ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है इसको हम इसमें पुट करेंगे, u की वैल्यू आएगी, u की वैल्यू माइनस में आएगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहां पर जो -4q दिख रहा है हमें, यानी कि यदि माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर क्या होता था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर होता था कि यदि माइनस है तो भी प्लस में लिखते हैं वैल्यू, और यदि प्लस है तो भी प्लस में लिखते हैं। वहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। यहां पर एक चीज और है कि यहां पर जो माइनस चिन्ह इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो आवेश है वो अनंत से लेके आ रहे हैं, और अनंत से लेके आ रहे हैं तो, और इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अनंत से ये जो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम आवेश जो है वो कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आवेशों के निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी आवेशों का जो निकाय है या द्विध्रुव जिसको हम कह सकते हैं, ये द्विध्रुव क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, इसका एक युग्म पेयर होता है। विपरीत आवेशों का क्या होता है, एक युग्म होता है, ठीक है। उस विद्युत द्विध्रुव को हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर
घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप जितने भी पीछे वाली वीडियो जो है इस टॉपिक इस चैप्टर की, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो जरूर बताएं ताकि आपको उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।